मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोटीन में कुछ कंसेप्ट थे, एक दो कहीं ना कहीं सफलिंग हुई है और हो सकता है ड्यूरिंग लेक्चर में उन चीज़ों को स्किप किया है मैंने। पहली बात, जब हम कल पीआई पे डिस्कस कर रहे थे, मिनिमम पीआई किसकी है और मैक्सिमम पीआई किसकी है, ठीक है ना। मिनिमम जो है वो एस्पार्टेट की है, दैट इज 2.7, ठीक है, और मैक्सिमम वह अर्जिनिन की है, दैट इज इक्वल टू 12.7 अराउंड, ठीक है ना। ये पीआई है। तो आपको पता है पीआई पे क्या होता है कि एट ए स्पेसिफिक पीएच द सोल्युबिलिटी, पीआई का मीनिंग क्या है, एट ए स्पेसिफिक पीएच, solubility of a protein become minimum, that is PI। अब जब solubility minimum होगी तो डेफिनेटली जो प्रोटीन है उसकी जो मूवमेंट होगा एग्रोस जेल में या इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान, ठीक है ना। ये जेल आपका एग्रोज है मोस्ट ऑफ टाइम, या पॉलीएक्राइलमाइड जेल है, पेज है, उसकी जो सोल्युबिलिटी होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये काफी एग्जाम में पूछा गया था और ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था मैक्सिमम मिनिमम क्या है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो पीआई होती है वो आपकी PK1 प्लस पीके आपका आर, ठीक है, प्लस PK2, ठीक है, ये होती है। इनमें से जो आपके दो रेंज, कोई भी दो रेंज, आप ये रेंज लगा ले या ये रेंज लगा ले, कोई भी टू रेंज जो सेम अराउंड, ये मान ले कि दोनों में कोई डिफरेंस आपको ना दिखे, तो उन रेंज का हम क्या करते हैं, टू रेंज, एनी टू रेंज एवरेज करते हैं, दैट बिकेम द पीआई ऑफ दैट अमीनो एसिड, ठीक है। अब किसी भी स्पेसिफिक अगर हम बात करें, पीके वैल्यू जो होती है, पीके वैल्यू वो कार्बोक्सिल ग्रुप की होती है, ठीक है ना। आपकी आर जो होती है आपकी आर चेन की होती है, और PK2 जो है वो आपका क्या है, अमोनियम आयन जो है उसकी होती है, ठीक है। इस पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो लास्ट क्लास में मैंने इनको मिस किया था। तो इसी के साथ हम जो नेक्स्ट है उस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोगों को ये लगता है कि इससे भी ज्यादा बड़े कंसेप्ट आएंगे, बहुत ज्यादा भारी भरकम कंसेप्ट आएगा और पता नहीं क्या पूछेगा एचपीएससी। मैंने एचपीएससी के बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, चाहे वो प्री है चाहे मेंस है, ठीक है। एचसीएस, मैं दो बार एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विस में 2019 में मेरा 2021 और जो ये इस टाइम पे हुआ था 2023, मैंने इनमें से क्या है, दो बार मेंस एग्जाम लिखा है, मेंस एचपीएससी में, एचसीएस एग्जाम में, और पीजीटी लिखा है, और एफएसएल जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसमें जो मेंस एग्जाम है वो भी मैंने लिखा है। तो मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसका। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2016 में, 16-15 के दौरान, वो भी मैंने उसमें लिखा था। तो मेरा ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और एचपीएससी का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप देखिए बेसिक क्लियर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका अगर बेस क्लियर नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, मैं बताता हूं। बच्चे क्या है, कोई भी एस्पिरेंट है वो ये सोचता है नहीं ये एनफ नहीं है, वो क्या करेंगे, ब्रूस एल्बर्ट उठा लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, कूपर उठा लेंगे, ठीक है, उसके बाद लेनिंजर उठा लेंगे, लेनिंजर, ठीक है, एंड डेविड की जो बुक है लेनिंजर तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है, बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, जियोलॉजी में और बॉटनी में बच्चे मोस्टली लेनिंजर को ही पढ़ते हैं। और एंजाइमोलॉजी के लिए बच्चे क्या करेंगे, टी पामर उठा लेंगे। इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबे ले लेंगे और ओडम ले लेंगे, ठीक है।
और बहुत सारी ऐसी बुक हैं जो अभी मैं गिनवा नहीं सकता, क्योंकि हमने भी वो किताबें पढ़ी हैं। आपकी वॉइट एंड वॉइट उठा लेंगे, वॉइट एंड वॉइट उठा लेंगे, ठीक है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बहुत सारी बुक्स हैं जो अपने साथ में रखेंगे, जिसमें टेक्निक की बुक उठा लेंगे लोग, ठीक, टेक्निक की। प्लांट के लिए, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए बुक उठा लेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, इतनी सारी किताबें आप क्या पढ़ लोगे? आप 2 महीने में आप अपना कोई भी 2 मंथ में कोई आप सिलेबस कवर कर लोगे? नहीं। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिमांड करती है यहाँ पे इस एग्जाम को निकालने के लिए। आप स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो अप्लाइड में और इतनी फास्ट जाने में आप क्या करोगे, क्या कर लोगे वहां पे, क्योंकि आपको बेसिक तो आता नहीं। और एक किताब को मैं गारंटी देता हूं, टी पामर को पढ़ के आप कोई भी एंजाइमोलॉजी का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि टी पामर अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें पूछी जाती हैं और किन चीजों पे आजकल फोकस किया जा रहा है वो देखा जाता है। क्यूबे बहुत बड़ी किताब अपने आप में इम्यूनोलॉजी की, ठीक है। और पूरी क्यूबे पढ़ने में आपको 1-1.5 महीना, 1 महीना तो लग जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फास्ट एंड फ्यूरियस होते हैं, वो बोल देते हैं कि नहीं मेरे को तो 10 दिन लगे, ठीक है। आपको 10 दिन, अगर आपने क्यूबे में 10 दिन लगा दिए तो टी पामर में कितना लगाएंगे, एंड डेविड लेनिंजर में कितना लगाएंगे, कूपर में, लेबर्ट में, और फिर ओडम और वॉइट एंड वॉइट, और फिर आपकी टेक्निक के लिए, ठीक है। उधर से फिर बायोटेक्नोलॉजी की बुक जो है, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, फिर उस पर कितना टाइम लगाएंगे। तो इसलिए आप एक बुक पे फोकस करें। जो नविता क्लासेस में हम लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप सिर्फ अपना बेस क्लियर करें और किसी भी एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं या क्वेश्चंस हैं उनको लगाने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू पे टारगेट करें। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेरा ये एमसीक्यू अटक रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वो डेफिनेटली मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा उसको। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ज्यादा भारी भरकम किताबें ना लें। कुछ बच्चों की आदत होती है, दिखावा कुछ ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। एक हमारे हरियाणा में एक कहावत है, जरूरी नहीं है कि वो जो भैंस है उसकी जो लोटी भारी दिखा रहा वो दूध ज्यादा देवे, ठीक है ना। तो कुछ लोग दिखावा करते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हो, किताबों पढ़ने से मैं एग्जाम में गारंटी देता हूं आप नहीं निकाल पाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी किताबें। और कई में ऐसी दिखेंगी हरियाणा में हमारे में, जिनकी लोटी दिखा ही नहीं और दूध 10-12 किलो दे देंगी, ठीक है ना। तो कहावत यह है, कम दिखावा करो ज्यादा आउटपुट दो। और वह भैंस लोटा तो इतना भारी ले रही है और दूध 2 किलो। तो इसलिए भाई मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्टली टारगेट करें चीजों को, आप एक सोर्स को पकड़े और उसी सोर्स को लेके लंबा लेके जाएं। अब आप लास्ट हमने अमाइनो एसिड पे डिस्कस किया था, अमाइनो एसिड पे, ठीक है ना। उसमें हमने 20 अमाइनो एसिड पे डिस्कस किया, लेकिन कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि जिनका टीआरएनए अवेलेबल है, टीआरएनए, और ड्यूरिंग प्रोटीन ट्रांसलेशन वो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, प्रोटीन जो चेन है, ठीक है ना, वो इनकॉर्पोरेट होते हैं एज इट इज द सेम 20 अमाइनो एसिड। जैसे 20 अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट होते हैं वैसे ही ये 2 अमाइनो एसिड भी इनकॉर्पोरेट होते हैं। अब जो इन अमाइनो एसिड को अगर देखा जाए, वो जो मैं अमाइनो एसिड की बात कर रहा हूं, वो 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं, ना तो वो एसेंशियल में ऐड किया जाता, एसेंशियल अमाइनो एसिड में, और ना ही वो नॉन एसेंशियल एसिड में, ठीक है ना। तो ये ऐसे अमाइनो एसिड हैं, ये 2 जो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं प्रोटीन की जो चेन है। पहला है सेलिनोसिस्टीन, दूसरा है पायरोलाइसिन, ठीक है ना। ये 2 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि हमारे ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ऐड किए जाते हैं। सेलिनोसिस्टीन में डिफरेंस क्या है वो देखिए। सेलिनोसिस्टीन, और फिर मैं बात करूंगा, इसको बोला जाता है 21st अमाइनो एसिड, ठीक है ना, 21st अमाइनो एसिड। अब इसका स्पेसिफिक टीआरएनए भी होता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, इसकी जो
आप मान के चलें जो 21st अमीनो एसिड है, इसकी जो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस है वो क्या होती है, यूजी होती है। नॉन सेंस बोल देते हैं इसको, कोडिंग सीक्वेंस यूजीए। तो डेफिनेटली अगर ये यूजीए कंटेनिंग अमीनो एसिड है, एमआरएनए में इसकी सीक्वेंस यूजीए होगी, तो जो टीआरएनए आएगा यहाँ पे, जो टीआरएनए होगा इसका स्पेसिफिक जो टीआरएनए होगा, ये एमआरएनए है यहाँ पे, ठीक है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे जो टीआरएनए आएगा तो उसकी जो एंटी कोडन सीक्वेंस क्या होगी वो देखिए आप, वो होगी आपकी दैट इज ए या यूसीए, यूसीए, ठीक है ना। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये आपका क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यूसीए सीक्वेंस होगी, यूसीए, ठीक है। ये आपका होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो कोडोन सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की, वो यूजी होती है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो अमीनो एसिड है, आप देखिए सिस्टीन, सेलिनोसिस्टीन है, तो डेफिनेटली जब सिस्टीन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, जो सिस्टीन है उसमें ये देखते हैं कि एक अमोनियम ग्रुप है, ठीक है ना, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे, और साथ में आपका CH2 और यहाँ पे सल्फर अटैच्ड है, ठीक है, सल्फर है इन केस ऑफ सिस्टीन। बट अगर मैं सेलिनोसिस्टीन की बात करूं, सेलिनोसिस्टीन में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सल्फर देयर इज सेलेनियम, यहाँ पे क्या होता है सेलेनियम, ठीक है। सल्फर को रिप्लेस कर दिया इसने, सल्फर को क्या किया, किसने रिप्लेस किया, सल्फर को सेलेनियम ने, तो यहाँ पे हो गया आपका सेलिनोसिस्टीन। तो ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है, स्ट्रक्चरल एनालॉग है किसका, दैट इज सिस्टीन का, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल एनालॉग दिख रहा है, यहाँ पे सल्फर होता तो डेफिनेटली ये सिस्टीन था, लेकिन यहाँ पे सेलेनियम है, तो ये आपका क्या है सेलिनोसिस्टीन। 21st अमीनो एसिड है। प्रोटीन जो ट्रांसलेशन होता है वो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ये इनकॉर्पोरेट किया जाता है। कुछ लोग गलती कर जाते हैं, क्या करते हैं कि एग्जाम में पूछा गया था कि जो प्रोटीन ट्रांसलेशन होने के बाद जो मॉडिफिकेशन होती है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है, क्या मॉडिफिकेशन के दौरान सेलिनोसिस्टीन बनता है? नहीं भाई नहीं, ये गलती मत करना। ड्यूरिंग प्रोटीन ट्रांसलेशन ही ये इनकॉर्पोरेट किया जाता है। क्यों? स्पेसिफिक इसका कोडोन है, स्पेसिफिक इसका टीआरएनए होता है यूसीए एंटीकोडोन के साथ। जब टीआरएनए अवेलेबल है सेल में तो उसको प्रोटीन मॉडिफिकेशन के, पोस्ट ट्रांसलेशन जो मॉडिफिकेशन बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशन होती है उसमें ये ऐड नहीं किया जाता। ड्यूरिंग प्रोटीन ट्रांसलेशन ही इसको ऐड किया जाता है। नाउ 22nd अमीनो एसिड, ये 21st था, अब मैं बात करता हूं 22nd अमीनो एसिड की। 22nd अमीनो एसिड, इसका भी ऐसा ही है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोटीन ट्रांसलेशन ही इसको पायरोलाइसिन इज 22nd अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन ट्रांसलेशन के दौरान, या ट्रांसलेशन बोलो, ट्रांसलेशन को ही प्रोटीन का सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही इसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो कोड है यूएजी है, कोडोन जो है इसका यूएजी है। तो इसके हिसाब से आप इसका डेफिनेटली इसका टीआरएनए भी अवेलेबल होता है, टीआरएनए, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल एनालॉग है, स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ किसका, लाइसिन। लाइसिन का क्या है, ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है, इसको आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंट, जो आपका मैंने अभी सेलिनोसिस्टीन पे डिस्कस किया। सेलिनोसिस्टीन एक एग्जाम में पूछा गया था, सेलिनोसिस्टीन जो है, सिस्टीन है, वो दो एक ऐसे एंजाइम हैं जिनके कैटालिटिक सेंटर में अवेलेबल होता है, कैटालिटिक सेंटर में अवेलेबल होता है। कैटालिटिक सेंटर में अवेलेबल है तो
ये सेलिनोसिस्टीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एंजाइम है उसके एंजाइम दो टाइप के एंजाइम होते हैं। एंजाइम दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्टिवेटेड एंड मेटलोएंजाइम। मेटलोजाइम जो मेटल एक्टिवेटेड है उनको सिर्फ किसी भी मेटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, जस्ट रिक्वायरमेंट है, एम्बेडेड नहीं होते, स्ट्रक्चर में एम्बेडेड नहीं होते। बट मेटलोएंजाइम में क्या होता है, कोई भी अगर एंजाइम है उसके स्ट्रक्चर में आप देखें जो मेटल है वो एम्बेडेड होता है, कोई भी मेटल एम्बेडेड होता है, ठीक है ना। तो ये मेटलोएंजाइम है। सेलिनोसिस्टीन ही एक ऐसा केस है जो कि इंपॉर्टेंट कुछ एंजाइम है जिनके कैटालिटिक सेंटर में अवेलेबल होता है सेलिनोसिस्टीन, क्योंकि मेटल है आपका, सेलेनियम अवेलेबल होता है यहाँ पे, क्योंकि सिस्टीन में क्या करता है, सिस्टीन में ये सल्फर को रिप्लेस कर देता है। सेलिनोसिस्टीन जो कैटालिटिक सेंटर, कौन कौन से दो एंजाइम है जिनके कैटालिटिक सेंटर में अवेलेबल होता है ये, पहला जो एंजाइम है, कुछ ऐसे एंजाइम है दो जिनके कैटालिटिक सेंटर में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। पहला जो एंजाइम है वो है आपका ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, ठीक है। देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, डायरेक्टली मैं टारगेट इसलिए कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। जब क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है तो एचपीएससी की टेंडेंसी रही है कि वो ऐसे क्वेश्चन को ही टारगेट करता है जो बार बार में उस क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी बनती है। क्योंकि हरियाणा में बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर नए क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है तो उस पर बहुत सारे ड्यूरिंग आंसर की जब रिलीज करते हैं चैलेंजेस हो जाते हैं। तो एचपीएससी ऐसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर या जो ऑथेंटिक सोर्स हैं वहीं से क्वेश्चन उठाने की कोशिश रखता है और वहीं से फ्रेमिंग रीफ्रेमिंग होती है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है, तो डेफिनेटली ये चांस सीएसआर में भी आया है, डीबीटी में भी आया है, आपका आईसीएमआर में भी आया है और साथ में आपका बार्क में भी आया है। दूसरा है एंजाइम फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेज, फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेज। ये दो एंजाइम हैं जिनके कैटालिटिक सेंटर में बैठा होता है सेलिनोसिस्टीन, ठीक है ना, समझ में आया। और अगर ये नहीं, सेलिनोसिस्टीन नहीं है इनके कैटालिटिक सेंटर में, तो ये दोनों के दोनों एंजाइम काम ही नहीं करेंगे। देयर इज नो फंक्शन परफॉर्म बाय दीज एंजाइम्स व्हेनेवर द सेलिनोसिस्टीन इज नॉट प्रेजेंट। इफ इट इज प्रेजेंट तो डेफिनेटली द कैटालिटिक पावर ऑफ दैट एंजाइम इज मोर इन कंपेयर्ड टू द इट्स एब्सेंस, ठीक है। उसके बाद इसी उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन, या अभी जो यूनिट चली हुई है थर्ड पार्ट में, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। कुछ डिटरमिन, लास्ट क्लास में मैंने यहीं पे छोड़ा था इसको, हम करेंगे अमीनो एसिड। किसी भी प्रोटीन है, प्रोटीन की जो अमीनो एसिड की कंपोजिशन कैसे हम डिनोट करते हैं, या कैसे हम उसको आइसोलेट करते हैं, या कैसे हम कंपोजिशन बताएंगे प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड है। पहला जो मेथड है वो एसिड हाइड्रोलाइसिस है, एसिड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, एसिड हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है, एसिड हाइड्रोलाइसिस में 6 नॉर्मल HCl को हीट करते हैं हम। आपका सैंपल लेंगे, कोई भी जो प्रोटीन का सैंपल है, ये सैंपल है, सैंपल जिसमें आप प्रोटीन सैंपल बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटीन है, उसमें हम 6 नॉर्मल HCl लेंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे वेरी हाई टेम्परेचर में, एंड दैट टेम्परेचर इज अराउंड 110 डिग्री सेल्सियस। इस पे हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो सैंपल में प्रोटीन है, 6 नॉर्मल HCl है, 110 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और कितने टाइम के लिए, लगभग 20 से 20 to 70 आवर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अमीनो एसिड की कंपोजिशन है वो आपको मिल जाएगी। अमीनो एसिड क्या है, ब्रेकडाउन रेट। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि नॉर्मली जो प्रोटीन है, प्रोटीन में बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड है चाहे वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है ना,
आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। ये आपके क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। नॉन कोवलेंट बॉन्ड में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, और साथ में आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक फोर्स है, हाइड्रोफोबिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। तो ये कुछ आपके नॉन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। इनको ज्यादा हार्श कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इजी से ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कब ब्रेक होता है, जब आपको हार्श ट्रीटमेंट दें उसको। हार्श ट्रीटमेंट कब क्या होगा, इसका मतलब हम पेप्टाइड बॉन्ड को क्या दे रहे हैं, 6 नॉर्मल HCl दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जब 6 नॉर्मल HCl देंगे और 110 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करेंगे, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है C अल्फा, ठीक है, जब ये पेप्टाइड बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द 2 अमीनो एसिड, ठीक है। ये पेप्टाइड जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा यहां पे, ठीक। सो दिस इज द एसिड हाइड्रोलाइसिस। सेकंड पॉइंट, मैंने डाइसल्फाइड ब्रिज के बारे में बताया था। डाइसल्फाइड ब्रिज क्या होता है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन किससे हो सकता है, पहला डीनेचुरेंट, ठीक है ना, दूसरा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। डीनेचुरेंट क्या था, एग्जांपल आपका यूरिया, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट जो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, ठीक है ना, ये है बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। तो इनसे डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इजी से, देयर इज नो प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आपकी पेप्टाइड बॉन्ड के ब्रेक डाउन करने में, जिसके लिए हमें हार्श कंडीशन चाहिए। और हार्श कंडीशन आपकी क्या है, 6 नॉर्मल HCl एट वेरी हाई टेम्परेचर, 110 डिग्री सेल्सियस पे हमने सैंपल को हीट किया, और आपका प्रोटीन क्या है, वो जो कंपोजिशन है वो अमीनो एसिड की कंपोजिशन में कन्वर्ट हुआ। सेकंड क्या है, एल्कली हाइड्रोलाइसिस। पहला एसिड था, दूसरा आपका क्या था, एल्कली है, एल्कली हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होगा आपका, एल्कली में 2 to 4 नॉर्मल NaOH, ठीक है। अगर हम ये दे रहे हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 to 8 आवर्स, ठीक है। ये आपका सैंपल है, सैंपल आपका ये है, कोई भी इसमें आपको पता है प्रोटीन है और पेप्टाइड है, कुछ भी है। जब हम इसको 2 to 4 नॉर्मल NaOH देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे 5 to 8 आवर में, आपका क्या है, अमीनो एसिड जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कंपोजिशन को हम इजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए कि यहां पे ऐसी क्या चीज है कि नॉर्मल NaOH है या HCl है। NaOH का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, टारगेट करता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है C अल्फा एंड C अल्फा, ठीक है ना। इस पेप्टाइड बॉन्ड को ये टारगेट करता है, और टारगेट में भी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहां पे जब ये टारगेट करेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। वेरी हार्ड कंडीशन है, यहाँ पे हार्श कंडीशन है, तो इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, अब थर्ड पॉइंट में क्या है कि बहुत सारे अगर हम एंजाइम का यूज करें तब भी अगर हम प्रोनेज होता है, प्रोनेज बोलते हैं इसको, प्रोनेज, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ नॉन स्पेसिफिक प्रोटीएजेस, प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम जो होते हैं उनका नॉन स्पेसिफिक अगर हम मिक्सचर तैयार करें, तो किसी भी प्रोटीन का, कोई प्रोटीन अगर हम सैंपल दे रहे हैं इसको, प्रोटीन उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको जो प्रोटीन की डिग्रेडेशन है, स्मॉल फ्रेगमेंट में डिग्रेड करना है प्रोटीन को, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। ये तो था हमारा अमीनो एसिड का।
अब एक प्रोटीन है N टर्मिनल टू C टर्मिनल, इसको स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब हम फ्रेगमेंट में जब ब्रेक डाउन करेंगे तो डेफिनेटली हम या तो ये चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से वो N टर्मिनल है या C टर्मिनल है, अमाइनो ग्रुप है या कोई और ग्रुप है, ठीक है ना। तो हम उसमें N टर्मिनल भी चेन भी पता लगा रहे हैं जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि कितनी पेप्टाइड चेन है। यहाँ पे एक प्रोटीन है उसमें कितनी पेप्टाइड चेन है। अगर ग्लोबुलर प्रोटीन है, आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के साथ एक प्रोटीन है, तो उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। स्मॉलर फ्रेगमेंट में अगर हम उसको लेके आ रहे हैं तो हम डेफिनेटली कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनका यूज करके हम उसको इजी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है। पहला जो एग्जांपल है वो है परफॉर्मिक एसिड। परफॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। ये क्या करता है, आपकी डाइसल्फाइड ब्रिज को ब्रेक डाउन कर देता है। डाइसल्फाइड जो ब्रिज बना है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना है, उसको क्या कर देता है, यहाँ पे ब्रेक कर देता है और SH ग्रुप में, और ये इसको फ्री कर देता है। ये सिस्टीन है, ये सिस्टीन है, तो आपकी चेन क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर ये दो चेन है, ये दो चेन है, तो ये दोनों की दोनों क्या होगी, सेपरेट होगी परफॉर्मिक एसिड से। सेकंड है, अगर आपको पता लगाना कि नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन्स कितनी है, नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन्स। अब पेप्टाइड चेन्स पता लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, दैट इज डेंसाइल क्लोराइड, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। किससे पता लगाते हैं, दैट इज डेंसाइल क्लोराइड, ठीक है, डेंसाइल क्लोराइड से पता लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका एन टर्मिनल, जो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड है, वो उससे जितने एन टर्मिनल अमाइनो एसिड होंगे उतनी ही आपकी क्या है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। दैट डेंसाइल क्लोराइड वर्क एज सेम, कि नंबर ऑफ एन टर्मिनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। नेक्स्ट इसी में एंजाइमेटिक क्लीवेज पे बात करते हैं। अगर हम किसी भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं और उसको बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट में लेके आना चाह रहे हैं, जितने भी अभी जो मेथड है, जो करंट में हम देखते आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये मान के चले 500 अमाइनो एसिड तक ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी जो सीक्वेंस है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड, उसमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ अमाइनो एसिड इज देयर, तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक एंजाइम की एक्टिविटी चाहिए और मिक्सचर ऑफ एंजाइम चाहिए, स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए और उनका भी क्या चाहिए, मिक्सचर चाहिए, और तभी आप उस प्रोटीन को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उसकी जो सीक्वेंसिंग है वो आपके लिए इजी हो जाएगी। सबसे पहले आप देखें, इंपॉर्टेंट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है, आपको पता है ट्रिप्सिन क्या है, पेनक्रिएटिक एंजाइम है। और जो पेप्सिन है, सेकंड जो पेप्सिन है वो आपका क्या है, स्टमक एंजाइम है। ये पेनक्रिएटिक एंजाइम है, ये आपका स्टमक एंजाइम है, ठीक है। ये दोनों के दोनों प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। जो ट्रिप्सिन है ब्रेक डाउन किसको करता है, लाइसिन और अर्जिनिन के जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उस पर अटैक करता है। लाइसिन और अर्जिनिन जो है उसके जो आपके कार्बोक्सिल ग्रुप है वहां पे ट्रिप्सिन क्या करता है, टारगेट करता है। अब जब टारगेट करेगा तो डेफिनेटली यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आ जाता है, अगर मान के चलिए जब वो टारगेट कर रहा है तो कहीं इसमें प्रोलिन, अगर इससे जो सी टर्मिनल साइड में अगर प्रोलिन आ जाता है तो डेफिनेटली वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, है ना। तो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा तो हम वहां पे प्रोलिन नहीं होना चाहिए। कैसे नोट करते हैं, एक होता है आपका आर, दैट शुड नॉट बी इन द चेन प्रोलिन, एक होता है आपका RN-1
दैट देयर शुड नॉट बी प्रोलिन। इसका मीनिंग क्या है, आपकी बुक में लिखा होगा। आज तक किसी को समझ में आया है या नहीं आया है, आज देख लो कैसे करना है। अगर आपकी एक चेन है अमाइनो एसिड की, ठीक है, ये अमाइनो एसिड है आपका। अमाइनो एसिड कैसे लिखते हैं हम? आप सी डबल बॉन्ड ओ, सी अल्फा, और आपका सी अल्फा के साथ आपका NH ग्रुप, ठीक है ना। सेकंड है आपका सेम, यहां पे आपकी पेप्टाइड बॉन्ड हुई है और आपका ये सी अल्फा है। नाउ दैट सी अल्फा अटैच विद H एंड R एंड सी डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो दोनों में कैसे हम, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड है। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब हम लगते हैं ये पेप्टाइड जो बॉन्ड है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके इधर वाले जो अमाइनो एसिड होंगे, उनको बोलेंगे हम Rn-1। क्या बोलेंगे? R इस पेप्टाइड बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी अमाइनो एसिड आगे आएंगे उनको बोलेंगे R-1, और जो पेप्टाइड बॉन्ड के राइट साइड में होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के राइट साइड में होंगे, उनको बोलेंगे Rn। तो इट मींस Rn देयर शुड नॉट बी प्रोलिन इन केस ऑफ ट्रिप्सिन। जब लाइसिन और अर्जिनिन पे, जब कार्बोनिल ग्रुप पे वो अटैक करता है, ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। इस पेप्टाइड बॉन्ड पे जब वो टारगेट करेगा, ठीक है, यहां पे, तो डेफिनेटली क्या है आपके Rn देयर शुड नॉट बी प्रोलिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको पॉलीपेप्टाइड चेन को स्प्लिट करना बहुत स्मॉलर फ्रेगमेंट में, ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे? सेकंड केमिकल है CNBr, साइनोजन ब्रोमाइड। साइनोजन ब्रोमाइड जो है वो डायरेक्टली पॉलीपेप्टाइड चेन को, और बहुत ज्यादा ये मोस्टली वाइडली यूज किया जाता है, और जो कि एक स्पेसिफिक साइनोजन ब्रोमाइड मिथ्योनिन रेजिड्यू पे टारगेट करता है। मिथ्योनिन रेजिड्यू तब बोलते हैं जब वो कोई भी अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड चेन में अवेलेबल है। ये एक पेप्टाइड चेन है, ठीक है ना, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है और ये बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं। अगर ये अमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन में आपस में बाइंड हैं तो इनको अमाइनो एसिड रेजिड्यू बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मिथ्योनिन है, सपोज ये मिथ्योनिन अमाइनो एसिड है, तो यहाँ पे अब बहुत सारे मिथ्योनिन है, ठीक है ना, बहुत सारे मिथ्योनिन है। जब ये मिथ्योनिन CNBr अटैक मारेगा तो आपकी पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट में अवेलेबल होगी आपके लिए। फ्रेगमेंट में वो इजी से आप उसको क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस डिनोट कर सकते हैं। तो CNBr मोस्टली यूज्ड केमिकल है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को स्मॉल फ्रेगमेंट में लेके आता है। किस पे टारगेट करता है CNBr? मिथ्योनिन पे टारगेट करता है। मिथ्योनिन, ठीक है, मिथ्योनिन पे टारगेट करता है। CNBr किस पे टारगेट करता है? मिथ्योनिन पे। उसके बाद हम बात करते हैं सेंगर डिटर्मिनेशन ऑफ। अब ये थे सारे के सारे, ट्रिप्सिन होगा, कीमोट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन भी ऐसे ही करता है। अब कीमोट्रिप्सिन का देख लीजिए, पहला आपका CNBr, दूसरा आपका ट्रिप्सिन, फिर आपका कीमोट्रिप्सिन। ये एंजाइमेटिक क्लीवेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना। मोस्टली क्या आते हैं, ये चेन है, इसके मिड में ये एंजाइम टारगेट मार्क करते हैं और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पे टारगेट करते हैं। पहला मैंने CNBr, दूसरा मैंने ट्रिप्सिन पे डिस्कस किया, और जो तीसरा है जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। वो क्या है वो देखिए। कीमोट्रिप्सिन के केस में जब हम कीमोट्रिप्सिन की बात करते हैं, कीमोट्रिप्सिन जो है वो डायरेक्टली टारगेट करता है कार्बोक्सिल साइड ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड की कार्बोक्सिल साइड, ठीक है ना, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी प्रोलीन, ठीक है ना, इन द
चेन राइट साइड में एरोमेटिक अमीनो एसिड है, उसके Rn पे प्रोलिन नहीं होना चाहिए। मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, Rn-1 लेफ्ट साइड में, पेप्टाइड बॉन्ड के लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। और ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इधर बहुत सारे अमीनो एसिड अटैच्ड हैं, ठीक है ना, इधर भी बहुत सारे अमीनो एसिड अटैच्ड हैं। तो यहां पे कार्बोक्सिल साइड पे ये टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जब कार्बोक्सिल साइड पे ये टारगेट करेगा तो यहां पे Rn देयर शुड नॉट बी प्रोलिन, एरोमेटिक अमीनो एसिड पे टारगेट करता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, फिनाइलएलनिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्टाफेन, ये आपके क्या है इंपॉर्टेंट एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है, उन पे ये टारगेट करता है। उसके बाद आता है आपका पेप्सिन, फोर्थ नंबर पे पेप्सिन। भाई ये एग्जाम में पूछा गया है, जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे अनिता क्लासेस से अटैच्ड है और हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, तो वो ना बहुत जो माइन्यूट चीजें हैं उन पे फोकस करें, और जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आप नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नेट के एग्जाम में जो बेसिक चीजें होती हैं वो यही पूछी जाती हैं और बार बार इन्हीं पे फोकस किया गया है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, मैं बार बार बोलता हूं, तब तक आप कोई भी एडवांस पॉइंट या एडवांस बुक नहीं पढ़ सकते। अगर आपका बेस क्लियर है और आपके ब्रेन में हर एक चीज है, Rn-1, प्रोलिन, कार्बोक्सिल साइड, पेप्टाइड बॉन्ड, अगर ये सारी चीजें हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कोई भी बुक बड़ी नहीं है। मैं गारंटी देता हूं। अब प्रोटीन का हमने कवर कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड पे मैं कवर कर चुका हूं। अगर दोनों यूनिट को आप दोनों को अच्छे से वीडियो को देख के, और कोई भी बुक उठा लो, कितनी भी बड़ी बुक उठा लो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की उठा लो या बायोकेमिस्ट्री की जिसमें प्रोटीन है, बायोमोलिक्यूल्स दिए गए हैं, तो मैं गारंटी देता हूं अगर आप एक पॉइंट में मिस कर जाएं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज का, क्योंकि मैंने उन बेसिक चीजों पे टारगेट किया है जो बच्चों को ध्यान ही नहीं रहती और वो हमेशा ड्यूरिंग देयर स्टडी उन चीजों को स्किप करते हैं, या तो वो स्किप करते हैं या उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ लेना, कोई भी रिसर्च आर्टिकल पढ़ लेना, आपके हर एक चीज क्लियर होगी और आपको लगेगा कि आप वाकई में बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में, मैंने एक मास्टर डिग्री की है और मैं पीएचडी भी कर रहा हूं, मुझे इन चीजों का पता ही नहीं था। वाकई में बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैं खुद मिला हूं, नहीं पता होता इन बेसिक चीजों का। एग्जाम क्वालिफाई एनी हाउ वो हो जाते हैं कई बार, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जॉब के लिए आपको डेफिनेटली टारगेट करनी पड़ेगी और टारगेटेड चीजों पे ही आपको फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा इसमें है इलास्टेज, पेप्सिन पे मैं बात कर रहा था। पेप्सिन जो अमाइनो वो है, अमाइनो ग्रुप जो है, अमाइनो साइड जो है, अमाइनो साइड ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। एरोमेटिक अमाइनो एसिड की जो अमाइनो साइड है उस पे टारगेट करता है। अब अमाइनो एसिड कौन सी होगी? कार्बोक्सिल, NH, ठीक है ना, ये आपका C अल्फा, ये आपका C अल्फा। तो उसकी जो अमाइनो साइड है उस पे टारगेट करता है। तो ये मान के चले कि अमाइनो साइड पे जब वो टारगेट करेगा, ये बहुत ज्यादा बड़ी सीक्वेंस है यहाँ पे, फिर आपका NH आ गया, यहाँ पे फिर कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, फिर आपका C अल्फा आ गया। तो जब अमाइनो साइड पे वो टारगेट करेगा कोई भी ये, तो डेफिनेटली वो प्रोटीन को फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन करेगा। जब अमाइनो एसिड पे वो टारगेट कर रहा है, उसको वो ब्रेक डाउन कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है यहाँ पे, तो वो है आपका पेप्सिन, अमाइनो साइड ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड, जैसे कि टायरोसिन है, फिनाइलएलनिन है, इन पे ये मोस्टली टारगेट करता है। ट्रिप्टाफेन है, इनमें क्या बताया गया है, इनमें क्या बताया गया है, देयर शुड नॉट बी प्रोलिन एट Rn-1, प्रोलिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ये कार्बन अमाइनो साइड पे टारगेट कर रहा है, यहाँ पे टारगेट कर रहा है, तो ये जो अमाइनो एसिड है, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड ये होगा, दैट शुड नॉट बी प्रोलिन, यहाँ पे ये प्रोलिन नहीं होना चाहिए। अगर प्रोलिन अवेलेबल है तो डेफिनेटली ये पेप्सिन एंजाइम काम नहीं करे। तो प्रोलिन क्या करता है? हिंड्रेंस क्रिएट करता है बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी में, चाहे आपका ट्रिप्सिन हो,
चाहे आपका कीमोट्रिप्सिन है या आपका क्या है, पेप्सिन है। ठीक है, अब इलास्टेज है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, अमाइनोपेप्टाइडेज है, ये भी एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन चेन को ब्रेक डाउन करते हैं। इलास्टेज है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, इनके बारे में, इलास्टेज के बारे में बात करता हूं मैं। इलास्टेज ये टारगेट करता है स्पेसिफिक आपके कार्बोक्सिल साइड ऑफ एलानिन एंड कार्बोक्सिल साइड, एलानिन एंड ग्लाइसिन। ठीक है, एलानिन और ग्लाइसिन की कार्बोक्सिल साइड पे ये टारगेट करता है। एंड देयर शुड नॉट बी, इसी केस में देयर शुड नॉट बी, सीरिन भी है, यहाँ पे सीरिन पे भी ये टारगेट करता है। एलानिन, ग्लाइसिन एंड सीरिन अगर अवेलेबल है चेन में तो डेफिनेटली इलास्टेज उसको टारगेट करेगा। एंड देयर शुड नॉट बी एट आरएन प्रोटीन, आरएन साइट पे आपकी प्रोलिन नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रोलिन अवेलेबल है तो डेफिनेटली ये जो इलास्टेज है वो कट नहीं करेगा। ठीक है, इसी में हम बात करते हैं नेक्स्ट, उसमें ये थे हमारे एंजाइम्स की ब्रेकडाउन, किस तरीके से एंजाइम को ब्रेकडाउन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन है, मान ली पॉलीपेप्टाइड है, बहुत लेंथ है उसकी, तो उसको आप मिक्सर अमाइनो एसिड के साथ इजी से उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, चाहे कितनी भी लंबी लेंथ है किसी भी प्रोटीन की। कुछ ऐसे हैं, ऐसे पे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन पे डिस्कशन करेंगे। ये हमारे कुछ पॉइंट या टॉपिक रहते हैं इसमें सिर्फ, और प्रोटीन सीक्वेंसिंग पे, सीक्वेंसिंग का भी है। अब लास्ट क्लास में मैं सीक्वेंसिंग ऐसे पे डिस्कस करूंगा, ये मोस्टली हो चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार आते हैं। जैसे अगर आपको डिटर्मिनेशन करना है अमाइनो एसिड सीक्वेंस का, क्या करेंगे? पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। आपने ब्रेक डाउन तो कर दिया, लेकिन डिटरमाइन कैसे करेंगे? पहला है सेंगर रिएजेंट से, सेंगर रिएजेंट्स। अब मार्केट में बहुत सारी किट अवेलेबल है सेंगर की भी, जिनसे किट से इजी से वो नोटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड अवेलेबल है। सेंगर जो रिएजेंट है उसको हम बोलते हैं FDNB, 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 that is 1-fluoro 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है ना, FDNB। ये जो FDNB है अमाइनो एसिड जो है उसके एन टर्मिनल पे टारगेट करता है, चेन पॉलीपेप्टाइड चेन के अल्फा जो अमाइनो एसिड है एन टर्मिनल पे है, एन टर्मिनल पे वहां पे टारगेट करता है अमाइनो एसिड की। ठीक है ना, इससे हम चेन का भी पता लगा लेते हैं। एक प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन है, उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन, 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि एन टर्मिनल जितने होंगे उतनी ही आपकी क्या होगी, चेन अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो ये आपका सेंगर रिएजेंट है, ये नॉर्मली एन टर्मिनल पे बाइंड कर जाता है। अगर ये किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल है तो यहाँ पे एन टर्मिनल पे, इस प्रोटीन के एन टर्मिनल पे FDNB बाइंड कर जाएगा। ठीक है, और डेफिनेटली आपकी जो सिग्नल है वो देगा कि एन टर्मिनल कितने हैं, जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली या किसी को कोई भी कैलोरीमेट्रिक तरीके से उसको चेक करते हैं। दूसरा है आपका एडमिन रिएजेंट, एडमिन्स रिएजेंट। ठीक है, ये क्या है? एडमिन रिएजेंट क्या है वो देखना है आपको। एडमिन रिएजेंट है आपका PITC, PITC काफी एग्जाम में पूछा गया है, और इनकी किट भी अवेलेबल है मार्केट में आजकल तो। एडमिन रिएजेंट, ठीक, एडमिन रिएजेंट है PITC। फिनाइल आइसोथायो दिस इज साइनेट, फिनाइल आइसो थायोसाइनेट। ठीक है, PITC है। PITC जो एडमिन रिएजेंट है
उसमें 3 तरीके की रिएक्शन होती हैं। आपकी 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस हैं एडमिन में। 3 स्टेजेस में क्या क्या किस तरीके से ये बाइंड करता है वो देखिए। पहला जो स्टेज है उसमें आपका जो कन्वर्जन है, साइक्लाइजेशन है, इस तरीके से वो टारगेट करता है कि अभी जो पेप्टाइड ट्रिप्सिन एस्टिमेशन ट्रांसमिनेशन 3 स्टेज ऑफ दिस 3 स्टेज हैं इसमें। कपलिंग, सेकंड स्टेज जो है एडमिन रिएजेंट में, जो सेकंड स्टेज है साइक्लाइजेशन, और जो थर्ड स्टेज है वो आपकी कन्वर्जन है। ट्रिपल सी बोलते हैं, ट्रिपल सी कन्वर्जन। ठीक है, देखिए स्टेप क्या है। कपलिंग होगी पहले, पीआईटीसी की एन टर्मिनल जो है यहां पे ये बाइंड करेगा, जो एन टर्मिनल पे है अमीनो एसिड, ठीक है ना, उससे बाइंड करेगा। फिर क्या होगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, आपका साइक्लाइजेशन होगी, और साइक्लाइजेशन के बाद आपका क्या होगा, कन्वर्जन होगा। ठीक है, ये 3 स्टेज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ट्रिपल सी से याद करते हैं, ट्रिपल सी। ठीक है, कपलिंग, साइक्लाइजेशन एंड आपका फाइनली कन्वर्जेंस। इसमें पीआईटीसी में ये जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं, द कन्वर्जन इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट होता है यहाँ एटम्स का, और देन फाइनली आपकी जो सीक्वेंस है एन टर्मिनल, उससे आप पता लगा सकते हैं कि कितनी पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे, मतलब कितनी पेप्टाइड यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। ठीक है, ये था आपका एडमिन का। उसके बाद कोई पॉइंट तो नहीं रह गया जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का क्या है, डीनेचुरेशन हम किस तरीके से करते हैं, और इलेक्ट्रोफोरेटिक जो प्रोटीन का सेपरेशन। पहले मैं सेपरेशन टेक्निक पे डिस्कस करूंगा, और नो डाउट हर एक जो टेक्निक है मैं उन पे स्पेसिफिक लेक्चर भी दूंगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस है, या आपकी क्रोमेटोग्राफी है, या आपकी जेल है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल है, तो उन पे मैं स्पेसिफिक डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस तरीके से सेपरेशन टेक्निक काम करती है, उनका क्या प्रिंसिपल होता है। सबसे पहले आपका प्रोटीन सेपरेशन क्या है। प्रोटीन का जो सेपरेशन है, आपने डिग्रेड कर दिया प्रोटीन, ठीक है ना, डिफरेंट अमीनो एसिड में, पॉलीपेप्टाइड चेन में, अब सेपरेट कैसे करेंगे। देयर आर सो मेनी मेथड। फर्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड ऑन चार्ज, ठीक है ना, चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, सेकंड इज आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग, ठीक है ना, आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग है। आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग जो है उसमें आप पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करते हैं इसको हम 2D भी बोलते हैं, 2D, ठीक है। चार्ज एंड मास बेसिस पे इसका मूवमेंट होता है, चार्ज एंड मास बेसिस पे, ठीक है, दोनों इसमें बेस होते हैं। उसके बाद आता है आपका इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो थर्ड है, दैट इज इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, आपका प्रोटीन एज एंटीजन एंड दैट अगेंस्ट देयर एंटीबॉडी। जब हम जेल में ये चीजें करेंगे तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी का यूज करेंगे, और वो आप जो एंटीजन है या जो प्रोटीन है स्पेसिफिक, उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ये एंटीबॉडी, और वहां पे डेफिनेटली जो है आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड जो है वो है जेल फिल्ट्रेशन, जेल फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है फोर्थ जो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से भी कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफिक आयन एक्सचेंज में कैटायन एंड एनायन, दो टाइप की होती हैं, एंड एनायन, ठीक है ना। इसमें जो आपका बेस होता है, जो चार्ज आप देंगे उससे अपोजिट अमीनो एसिड या जो प्रोटीन है वो उससे अटैच होंगे। उसके बाद आपका आता है HPLC, सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में HPLC।
वो आपका एकदम से स्टिक जो है वो अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो किसी भी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में है वो आपको बताता है कि इसमें ये कौन कौन सा अमीनो एसिड है। उसके बाद इसमें डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर, अगर कोई नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर है अगर वो डिसऑर्गेनाइज्ड है करना है आपको तो आप क्या क्या, या नॉर्मली ये मान लें डीनेचुरेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन या ब्रेकडाउन, ये कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो डीनेचुरेशन में, डिसऑर्गेनाइजेशन या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से एजेंट्स हैं आप देखिए, एजेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो फिजिकल हो सकता है, फिजिकल। दूसरा आपका केमिकल हो सकता है। फिजिकल जो एजेंट्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, आपकी हीट है, ठीक है ना, ये आपका वायलेंट शेकिंग है, उससे भी आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्रोटीन को। वायलेंट शेकिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप उसको शेक कर दें, बहुत ही फास्टली मोड में करें। और एक्सरे भी हो सकता, और आपकी यूवी रेज, ये आपके फिजिकल एजेंट्स आते हैं जो किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन को डिसऑर्गेनाइज कर सकते हैं या नेटिव प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको डीनेचर कर सकते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन, ये इसको कर सकते हैं। केमिकल में क्या है, आपके एंजाइम है, एसिड हाइड्रोलाइसिस है जिस पे मैं डिस्कस कर चुका हूं, एंजाइम पे मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद आपका एल्कली है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आपका यूरिया है, इस पे मैं डिस्कस कर चुका हूं। और आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छा एग्जांपल आपका इथेनॉल। इथेनॉल भी क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, ताकि जब वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा इथेनॉल तो डेफिनेटली जो प्रोटीन की इंटरेक्शन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। जब मान लीजिए एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये वाटर में डिसोल्व है, जब इसमें हम इथेनॉल डालते हैं, इथेनॉल, तो ये इथेनॉल वाटर के साथ इंटरेक्शन कर लेता है और जो प्रोटीन है वो नॉर्मली किसमें कोगुलेट, ठीक है ना, टाइप का कोगुलेशन टाइप का हो जाता है, तो वहां पे वो इंटरेक्शन उसकी प्रोटीन से हट जाती है और वो एक टाइप से पैक्ड स्ट्रक्चर में रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे एल्कली हो गया, एसिड हाइड्रोलाइसिस, एंजाइमेटिक पे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, मैंने लास्ट सब डिस्कस किया, यूरिया, और आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका इथेनॉल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और एक एजेंट केमिकल में है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स, हैवी मेटल में दो है इंपॉर्टेंट, एक आपका लेड, ठीक है ना, और एक आपका मरकरी, Hg। ये दो हैं जो डिसऑर्गेनाइज करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को, जिसको डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हमने डिस्कस की आज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है फिजिकल एजेंट कौन से हैं, क्योंकि देखो हम काफी चीजें पढ़े हैं। मैं बार बार बोलता हूं, आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, आपको बेस रेडी करना चाहिए। असिस्टेंट, अब कुछ बच्चों से मेरा डिस्कशन हुआ, सर ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो इसमें तो बहुत ज्यादा बहुत डीप में पूछा जाएगा, तो डीप में पूछा जाएगा तो सर हम कौन सी बुक पढ़ें। मैंने उनको बोला कि 10 किताब ले लो और पढ़ के देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा क्या कंक्लूजन क्या है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, महात्मा गांधी को आप कोई एक बुक से पढ़ें, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी बुक लेंगे, ठीक है, ऑथर जो लिखता है तो अपने पॉइंट से अच्छा ही लिखता है, कोई भी ऑथर है, और महात्मा गांधी को आप कोई और दूसरी 10 बुक से पढ़ेंगे तो उसका चाहे सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है या चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ठीक है ना, तो दोनों सेम ही मिलेंगे ना, उनमें डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा डिफरेंस ये हो सकता है, वहां पे इन्वॉल्व मान के चलो कि वो बोल दे 200 थे, वहां पे वो बोल दे 210 लोग थे, ये डिफरेंस हो सकता है, डेट डिफरेंस नहीं आ सकती, ठीक है, जगह जहां पे हुए थे वो डिफरेंस नहीं आ सकते, महात्मा गांधी के जो आइडियल थे वो भी चेंज नहीं हो सकते, ठीक है ना, ट्रूथ पे काम किया, नॉन वायलेंस पे काम किया, सत्याग्रह पे काम किया, क्या ये चीजें चेंज हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती। तो बुक कोई भी ऑथर जब लिखता है तो वो अच्छी लिखता है, चाहे वो कितने अच्छे लेवल का ऑथर है, चाहे कितने ही वो अनएक्सपीरियंस कैंडिडेट है, क्योंकि वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस देता है वहां पे। तो मैं आपको ये बोलता हूं, किताबें आप कितनी भी पढ़ें, एग्जाम सिर पे है,
इसलिए आप पॉइंट पे फोकस करें। काफी एग्जाम में पूछा गया फिजिकल एजेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिजिकल एजेंट में। अच्छा, फिजिकल एजेंट में यूवी रेज भी आती है, एक्स रेज भी आती है, ठीक है, कहां पे ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना। केमिकल आपका केमिकल में, अच्छा यूरिया केमिकल हो गया, एल्कली हो गया, हाइड्रोक्सी, एंजाइम केमिकल में आता है। हैवी मेटल और हैवी मेटल में भी कौन से होंगे, लेड और मरकरी। तो इसलिए आपको टारगेट चीजें करनी है, टारगेट पॉइंट करना है। ऐसे इधर उधर की चीज, अब इतनी बड़ी किताबें पढ़ेंगे, कौन से पॉइंट नोट करेंगे आप बताइए मुझे। एक महीने में आपको याद ही नहीं रहेगा मैंने कब कौन सा पेज पढ़ा था। तो फोकस ऑन द पॉइंट। स्टे ट्यून्ड विद नमिता क्लासेस। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और प्रोटीन में एक लेक्चर और रहता है जो मैं बहुत अच्छे से करवाने जा रहा हूं, उसके बाद मैं एंजाइम करवाऊंगा। और मैं गारंटी देता हूं कि जब मैं एंजाइम और उसके बाद रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी पे हम फोकस करेंगे, आपको सोचने के लिए या पढ़ने के लिए कोई किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी इस बड़े से बड़ा एग्जाम जो है उसके एमसीक्यू लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमने जो करवाया है कि क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल है। ठीक है, धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड विद नमिता क्लासेस। मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने जो एस्पिरेंट्स हैं, साथी हैं, उनके साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मैक्सिमम शेयर करें ताकि मेरा भी आप लोगों के प्रति या जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो मनोबल बढ़े। थैंक यू ऑल।